हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीत मील, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर। अपनी इस वीडियो की श्रृंखला में मैं आज बीए बीएससी थर्ड ईयर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो सेकंड यूनिट है अपनी एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर वाली यूनिट का स्टार्टिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे? सेकंड इकाई जो आपके कृषि से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इकाई के जो फर्स्ट भाग है, पोर्शन जो है, उसके अंदर जो हमारी विभिन्न प्रकार की कृषि व्यवस्थाएं हैं या कृषि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है विश्व में, उस एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बात की गई है। और उसमें कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। सामान्यतः पूरे विश्व के अंदर 13 एग्रीकल्चर सिस्टम पाए जाते हैं जो वर्टलिसी महोदय के अनुसार है। 1936 के अंदर सर्वप्रथम वर्टलिसी महोदय ने ये एग्रीकल्चर सिस्टम दिए थे, कृषि प्रकार दिए थे। तो उन कृषि प्रकारों में से सभी प्रकार के कृषि प्रकार आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ कृषि प्रकार आपके सिलेबस में जिसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई का जो सेकंड पोर्शन है, उस सेकंड पोर्शन के अंदर विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें दी गई है। यानी इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, उन फसलों के बारे में हमको वर्णन करना है, जिसमें उस फसल की विशेषताएं, यानी कौन से क्षेत्र में उत्पत्ति होती है, जो भौगोलिक दशाएं हैं, उन भौगोलिक दिशाओं के बारे में, उनका विश्व वितरण के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार के बारे में बताएंगे, आयात निर्यात के बारे में, उत्पादन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पर होती है, उन फसलों की विशेषता क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी इकाई सेकंड है वो दो भागों में डिवाइड है सामान्यतः से। ये आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में आप देख रहे हो कि कृषि के प्रकार। ये एक सामान्य सा एक वर्गीकरण है जो कृषि से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से या किन आधारों पर हमने कृषि को विभाजित किया है। तो ये कृषि के प्रकार हैं। पहला, भूमि की उपलब्धता के आधार पर। दूसरा, जल की उपलब्धता के आधार पर। तीसरा, सस्य गहनता के आधार पर। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर और अन्य प्रकार। तो पहला प्रकार है भूमि की उपलब्धता के आधार पर, यानी जो कृषि की जा रही है वो कितने बड़े क्षेत्रफल पर की जा रही है। जहां भूमि कम उपलब्ध है वहां पर छोटे से क्षेत्र के अंदर कृषि की जाती है। जहां भूमि बहुत अधिक उपलब्ध है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा कि जहाँ जनसंख्या कम है और भूमि ज़्यादा है, जनसंख्या और भूमि का अनुपात जो है, भूमि जनसंख्या का अनुपात वो अधिक है, तो वहाँ पर तो क्या होती है, विस्तृत कृषि होती है। और जहाँ भूमि जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम होता है, वहाँ पर सघन कृषि की जाती है। क्योंकि कृषि की किस पर जाती है, फसलें कहाँ उगाई जाती है, भूमि के ऊपर। तो भूमि उपलब्धता के अनुसार ही कृषि की जाएगी। तो भूमि कम है तो फिर सघन कृषि करनी पड़ेगी, और भूमि बहुत ज़्यादा उपलब्ध है तो वहाँ पर जो कृषि होगी वो विस्तृत कृषि होगी। जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी हमारे पास में जो जल है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि जो हम कृषि फसलों की उत्पत्ति कर रहे हैं, उन कृषि फसलों के लिए कितने जल हम उनको सिंचाई हेतु या अन्य तरीकों से उनको पिला रहे हैं। तो ये कृषि मुख्यतः आपके 3 प्रकार की होती है: आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि और सिंचित कृषि। फिर सस्य गहनता के आधार पर, यानी कितनी फसलें उगाई जाती हैं एक वर्ष में, एक क्षेत्रफल पर या एक खंड के ऊपर कितनी फसलें उगाई जाती हैं, उसके आधार पर या सस्य गहनता के आधार पर
जो फसलें हैं वो एक फसली कृषि, द्विफसली कृषि और बहुफसली कृषि। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर, यानी हम जो फसल उगा रहे हैं, जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं, उस प्रोडक्शन का मूल उद्देश्य क्या है? अपना पेट भरना मूल उद्देश्य है, इसको मार्केट में बेचना मूल उद्देश्य है, या बहुत सुदूर क्षेत्र के अंदर इसका विपणन करना इसका उद्देश्य है? अन्य प्रकार, इसके अलावा कुछ और अन्य प्रकार में जैसे सोपानी कृषि, झूम कृषि, ट्रक कृषि, ये कुछ इसके अन्य नाम है। तो हम इन कृषियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला है गहन या सघन कृषि। देखो, गहन या सघन कृषि और विस्तृत कृषि एक दूसरे के विपरीत है। होता क्या है कि जिन प्रदेशों के अंदर जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, सघन बसे हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर कृषि के लिए भूमि कम उपलब्ध होती है, क्योंकि जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको हम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, आवासीय निर्माण के लिए, विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए या अन्य प्रकार के कार्य के लिए काम में ले लेते हैं। तो जनसंख्या तो हो गई ज़्यादा और भूमि हो गई कम, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट पालने के लिए जो कम भूमि उपलब्ध है उस पर सघन प्रकार से कृषि की जाती है। एक एक साल के अंदर 4-4, 5-5 फसलें लेना, एक एक साथ में कई प्रकार की फसलों को एक साथ में उगाया जाना, अधिक पूंजी का उपयोग, अधिक शक्ति का उपयोग, खाद, उन्नत बीज, हाइब्रिड बीज, इनका प्रयोग करके कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। दूसरा विस्तृत कृषि, ऐसे प्रदेश जहां भूमि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है या जनसंख्या बहुत कम है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, रसिया, दक्षिण अफ्रीकन प्रदेश, ऐसे देशों में जहां जनसंख्या कम है लेकिन भूमि की उपलब्धता ज्यादा है, वहां पर क्या है, विस्तृत पैमाना पर बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर उत्पादन मुख्यतः व्यापार के लिए होता है और इसके अंदर एक ही फसल का वर्चस्व होता है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मुख्यतः एक फसल को काम में लिया जाता है। मानव और पशु शक्ति संसाधनों का कम से कम उपयोग, मशीनीकरण का अधिक से अधिक उपयोग, पूंजी की अधिक खपत और प्रति व्यक्ति अत्यधिक उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम। यह आपकी विस्तृत कृषि की विशेषता है। तो गहन कृषि और विस्तृत कृषि एक दूसरे के विपरीत है। जहां जनसंख्या अधिक है और भूमि की उपलब्धता कम है, वहां पर सघन कृषि की जाती है, और जहां पर जनसंख्या कम है, भूमि की उपलब्धता अधिक है, वहां पर विस्तृत कृषि की जाती है। सघन कृषि में एक साथ कई फसलों को एक साथ उगाया जाता है, विस्तृत कृषि में एक ही फसल को बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ उगाया जाता है। सघन कृषि के अंदर मुख्य उद्देश्य अपनी जो परिवार है या घर के सदस्य हैं उनके लिए उत्पादन करना प्रथम उद्देश्य है और उसके बाद में व्यापार द्वितीय उद्देश्य है। विस्तृत कृषि का प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना है, इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। फिर जल की उपलब्धता के आधार पर शुष्क कृषि, जिन क्षेत्रों के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 25 या 25 से कम सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में वर्षा वाले स्थानों पर जो कृषि की जाती है वो आपकी शुष्क कृषि होती है। ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत कम जल के उपयोग वाली फसलें, अधिक गहरी जड़ें वाली फसलें, पशुचारे और पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है और नमी के बचाव के तरीके अपनाए जाते हैं। इन सभी मिले जुले तरीकों के द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती है। मोटे अनाजों की कृषि इसमें प्रमुखता से होती है। मोटे अनाज और चारे वाली फसलें मुख्यतः उत्पादन किया जाता है, साथ साथ में पशुओं को भी पाला जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो आपकी शुष्क कृषि होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर। आर्द्र कृषि 50 सेंटीमीटर से अधिक वाले वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत, यानी प्रत्येक वर्ष में जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो कृषि की जाती है वो कृषि
आपकी आर्द्र कृषि कहलाती है। हालांकि 50 सेंटीमीटर एक सीमा है, लेकिन लगभग 150 या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जो कृषि की जाती है उसे हम आर्द्र कृषि कहते हैं। जैसे आपकी चावल की कृषि, तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है शुष्क कृषि होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है आपकी आर्द्र कृषि होती है। सिंचित कृषि, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है और फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी पिलाया जाता है, उस कृषि को सिंचित कृषि कहते हैं। यानी वर्षा के अभाव, जल अभाव की स्थिति के अंतर्गत फसलों को कृत्रिम रूप से जल पिलावन की जो क्रिया होती है वो आपकी सिंचित कृषि कहलाती है। सस्य गहनता के आधार पर, यानी एक भूखंड पर, एक निश्चित क्षेत्र पर एक साल में जितनी बार फसलें उगाई जाती है उतनी ही उसकी गहनता अधिक हो जाती है। एक्चुअली में किसी भी स्थान पर जो गहनता होती है वो वहाँ की जनसंख्या की तकनीकी दक्षता, पूंजी की उपलब्धता, आवश्यकता और जल की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करती है। एक फसली कृषि, उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पर साल में एक ही फसल ली जाती है। मुख्यतः हमारे देश में जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा पर आधारित होती है, और जहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव होता है वहाँ पर एक खरीफ की फसल ही वर्षा की सहायता से प्राप्त की जाती है। तो जहाँ पर केवल एक ही फसल साल भर में ली जाती है वो कृषि एक फसली कृषि कहलाती है। दो फसली कृषि, जिन क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें ली जाती है, मुख्यतः खरीफ और रबी ली जाती है हमारे यहाँ, तो उन क्षेत्रों को दो फसली कृषि कहा जाता है। बहुफसली कृषि, किसी एक भूखंड पर एक साल में दो से अधिक बार जब कृषि की फसलें ली जाती हैं तो उनको बहुफसली कृषि कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, किसी असम में एक एक साल में 3-3, 4-4 बार चावल की फसल ली जाती हैं, किसी किसी स्थान पर 6 फसलें चावल के एक एक स्थान पर ले ली जाती हैं। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो बहुफसली कृषि कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की किसका आधार क्या है। फिर उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर, यानी जो फसल हमने उगाई, उपजाई, उस फसल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आदिम या निर्वाह कृषि, आदिम में निर्वाह कृषि एक ऐसी कृषि का प्रकार है जिसके अंतर्गत उत्पादन केवल अपने परिवार के सदस्यों के पेट भरने के लिए उपजाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, साल भर अपने परिवार के सदस्यों का पेट पालना। तो इस प्रकार की कृषि आदिम कृषि भी कहलाती है, अस्थायी कृषि कहलाती है, प्रारंभिक स्थायी कृषि कहलाती है। कई इसके छोटे नाम है, कई भागों में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन सामान्य से इसका अर्थ यह है कि ऐसी फसल कृषि जिसके अंतर्गत उत्पादन केवल अपने खाने के लिए काम में लिया जाता है, अपने परिवार के सदस्यों का काम चलाने के लिए इसमें उत्पादन किया जाता है। व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य उसको बाजार में बेचना होता है। यानी केवल अर्निंग जो है वो इसका उद्देश्य होता है, घर में काम में लेना इसका उद्देश्य नहीं होता है। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि फसल को काट कर सीधे कहाँ चले जाए, वो बाजार में चले जाए, बाजार में बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना इसका उद्देश्य है। जैसे कि आपकी सरसों की फसल होती है, गन्ने की फसल होती है, चाय की फसल होती है, ये सब के सब कैसे होती है, व्यापारिक फसलें। बागाती कृषि, बागाती कृषि एक व्यापारिक कृषि का एक विशेष प्रकार है जो जहाँ पर ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है, और यहाँ पर बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। एक पेड़ लगभग 100-150 साल तक भी उत्पादन देता है। बागाती कृषि मुख्यतः सबसे अधिक पूंजीगत व्यय वाली कृषि है। मशीनों की सहायता से
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये कृषि की जाती है। चाय, कॉफी, कहवा, कोको, रबड़, इस प्रकार की जो कृषि होती है बागायती कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ उत्पादन और उपभोग वाले देशों में बहुत बड़ा दूरी का अंतर है। यहाँ इस प्रकार की कृषि में उत्पादन तो विषुवत रेखा के आसपास होता है, और इस प्रकार की कृषि के सबसे बड़े ग्राहक हैं यूरोपीय देश, अमेरिकन कंट्रीज। इस कारण इस प्रकार की कृषि के विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बड़ा आवश्यक है। तो ये कृषि मुख्यतः परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। इस कृषि के अंतर्गत भी व्यापार ही मूल उद्देश्य होता है, लेकिन व्यापारिक और इस कृषि के करने में थोड़ा सा तरीके में भिन्न है। इस कारण इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर अन्य झूम कृषि, सोपानी कृषि, ट्रक कृषि। झूम कृषि अस्थायी, जो पुराने टाइम में हमारे जो आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग जो जंगलों को साफ करके उनकी आग लगा करके जमीन खाली करके उस पर जो कृषि करते हैं वो कृषि झूम कृषि कहलाती है। एक्चुअली में हमारे जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उन उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस कृषि का स्पेसिफिक प्रकार है झूम। राजस्थान की बात करें तो हमारे जो भील, ग्रासिया, ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां पहाड़ी भागों में चिमाता, दजिया, इस प्रकार की जो कृषि हैं, ये सारे के सारे कृषि के जो प्रकार हैं, ये झूम कृषि के दूसरे एक स्थानीय नाम है। सोपानी कृषि पहाड़ी प्रदेशों में, पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत जो कृषि की जाती है वो कृषि आपकी सोपानी कृषि कहलाती है। पर्वतीय ढालों पर जहाँ कहीं पर थोड़ी बहुत जमीन उपलब्ध है, उस जमीन के लिए उन क्षेत्रों के अंतर्गत एक सीढ़ीदार खेत बना करके कृषि की जाती है, ताकि वहाँ पर भूमि को काम में लिया जा सके, और ऊपर से जो बहकर पानी आता है वो भी लगातार बहता चला जाए, पानी उनकी जड़ों में इकट्ठा नहीं हो। तो उस प्रकार की कृषि को सोपानी कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि एक जो विस्तृत व्यापारिक कृषि है, अमेरिका में जो की जाती है, उस कृषि का नाम आपका ट्रक कृषि है। इसमें क्या होता है कि जो सब्जी हैं, फलों का व्यापार है, ये दोनों ही जो पदार्थ होते हैं वो जल्दी खराब होने वाले होते हैं। इनका उत्पादन वाले स्थान से इनको भोग वाले स्थानों पर इनको बहुत जल्दी पहुंचाना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए ट्रकों की सहायता ली जाती है, या ट्रकों का जो परिचालन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, सब्जी की कृषि, फलों की कृषि, इस प्रकार की कृषि का विपणन मुख्यतः ट्रकों के ऊपर निर्भर करता है। इस कारण इस प्रकार की कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है। धन्यवाद।